एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर दिव्या राज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि वह प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय शिक्षा के विकास, उसके साहित्य के रखरखाव एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च की जाएगी। स्टूडेंट्स, इस आज्ञा पत्र में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि भारतीय साहित्य एवं भारतीय विद्वानों से क्या अभिप्राय है। अतः इस आज्ञा पत्र के जारी होने के बाद एक तरह से विवाद की स्थिति पैदा हो गई, जिसे अपने भारतीय इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें विवाद के 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा यह था कि भारतीय शिक्षा पर धन किस प्रकार से व्यय हो। दूसरा मुद्दा यह था कि भारतीय साहित्य से अभिप्राय क्या केवल भारतीय साहित्य से है एवं अथवा इसमें अंग्रेजी साहित्य भी इंक्लूड है, या यूं कहें कि पाश्चात्य साहित्य भी इंक्लूड है। और तीसरा मुद्दा यह था कि भारतीय विद्वानों से अभिप्राय क्या केवल भारतीय विद्वानों से है या इसमें पाश्चात्य विद्वान भी आते हैं। इस तरह की विवाद की स्थिति पैदा हो गई कि इसे सुलझाना आसान नहीं था और यूं कहें कि 1833 में जब दूसरा आज्ञा पत्र आया उसमें भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। भारतीय शिक्षा साहित्य या भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए जो भी धन आता था वह किसी दूसरे पद में खर्च हो जाता था, उससे शिक्षा को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स, 1834 में लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने का जिम्मा लिया। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाएं तथा उस पर अपना तर्क प्रस्तुत करें। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43 में, जो कि विवाद का विषय था, जो उसमें 3 मुद्दे थे, उसका गहन अध्ययन किया एवं प्राच्य तथा पाश्चात्य समर्थकों की दलीलों को सुना, दलीलों को पढ़ा, जो कि लिखित रूप में भी थी और मौखिक रूप में भी थी। तत्पश्चात उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया, जिसे हमारे भारतीय इतिहास में मैकाले के विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। इस विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने जो 3 मुद्दे थे विवाद के, उन पर अपने तर्क प्रस्तुत किए, उसकी व्याख्या करी। पहला मुद्दा था कि भारतीय शिक्षा पर या धन को किस प्रकार व्यय किया जाए। इस पर लॉर्ड मैकाले ने कहा कि कंपनी इस पैसे को या इस धनराशि को किसी भी मद में खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। दूसरा जो मुद्दा था कि भारतीय साहित्य से क्या अभिप्राय है, तो इस पर उन्होंने अपनी व्याख्या दी कि भारतीय साहित्य में केवल भारतीय साहित्य ही नहीं आता, यानी कि केवल संस्कृत, अरबी इत्यादि की ही भाषा नहीं आती, उसी का साहित्य नहीं आता, इसमें अंग्रेजी साहित्य भी इंक्लूड है।
और तीसरा जो मुद्दा था कि भारतीय विद्वानों की सीमा का निर्धारण, इस पर इन्होंने कहा कि भारतीय विद्वानों से अभिप्राय केवल भारत के साहित्य को जानने वाले लोगों से नहीं है, इसमें लॉक के दर्शन और मिल्टन की जो पोयम्स थी उसके जो जानकार हैं, यानी कि पाश्चात्य जो विद्वान हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, इस व्याख्या के बाद या इस तर्क या यूं कहें कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र प्रस्तुत करने के बाद कहीं न कहीं प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। इस व्याख्या के संदर्भ में उन्होंने ये तर्क दिया कि भारतीय साहित्य इतना ज्यादा समृद्ध नहीं है कि जिसके द्वारा पूरे विश्व की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान हासिल किया जा सके। उनका मानना था कि यदि ये अंग्रेजी भी जान जाएंगे यहाँ के लोग, या भारतीय अंग्रेजी की भी शिक्षा लेंगे, तो वो ज्यादा ब्रॉड लेवल पर अपने ज्ञान को इन्हांस कर पाएंगे। यहां तक कि उसने ये भी कहा था कि यूरोप की अलमारी का एक तख्ता जितने साहित्य से या जितनी किताबों से भरा हुआ है, वह भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। उन्होंने यहां तक कहा कि चूंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, ये इस समय के शासन की भाषा है, तो इसे जानना भारतीय लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स, मैं मानती हूं कि उस समय तत्कालीन इस सुझाव का, इस तर्क का क्या प्रभाव पड़ा, ये तो मैं नहीं ये तो वो समय पे डिपेंड करता है, लेकिन दूरगामी परिणाम यदि देखे जाएं उसके, तो वो हमारे सामने है। स्टूडेंट्स, मैं मानती हूं कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य की आलोचना की, जो कि ठीक नहीं था। चाहे वह भारतीय साहित्य की बात हो, भारतीय संस्कृति की बात हो, उसकी इन्होंने आलोचना करी। किंतु जब भी कोई नीति आती है, उनका जो ये विचार था, इस नीति के माध्यम से उनका ये भी मानना था कि सर्वप्रथम शिक्षा उच्च वर्गों को दी जाए। कहने का मतलब ये है कि उच्च शिक्षा सर्वप्रथम उच्च वर्गों को दी जाए और उनके द्वारा छन छन कर शिक्षा जनसाधारण तक पहुंचे, यानी कि निम्न वर्ग तक पहुंचे। क्योंकि उनका मानना था कि अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम सभी को शिक्षा दे सके। स्टूडेंट्स, इसका गुण ये था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हो गया इसी समय से, और लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागरूकता भी लोगों की बढ़ी। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। कहीं न कहीं मैकाले की जो नियति थी इस सुझाव के पीछे, वो ये थी कि भारत में रहने वाले लोग अपने शरीर से तो भारतीय हों, देखने में तो भारतीय लगे, लेकिन उनकी जो सोचने की क्षमता हो वो अंग्रेजों की तरह हो, और उन्हें कम से कम सैलरी पर अच्छे कर्मचारी अपने विभाग में मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को डिटेल से पढ़ेंगे, और मैं आशा करती हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। आज हम सब इस वीडियो में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की जो संप्रत्यात्मक पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। तत्पश्चात लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में इस शिक्षा नीति के गुण एवं दोषों पर भी प्रकाश डालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आज्ञा पत्र होता था उसे प्रति 20 वर्ष बाद नवीनीकरण हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन या यूं कहेंगे नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए इस
करते हुए यह जो प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे यूरोपीय ईसाई मिशनरियों को भारत जाने और वहां पर ईसाई धर्म एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की खुली छूट मिल जाए। वहीं पार्लियामेंट में एक दूसरे सदस्य थे जिनका नाम रेंडल जैक्सन था। इन्होंने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इसका परिणाम यह हुआ कि एक लंबी बहस के बाद रॉबर्ट विल्बरफोर्स का जो प्रस्ताव था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। लेकिन इंग्लैंड की मिशनरियां चार्ल्स ग्रांट के लीडरशिप में या यूं कहें नेतृत्व में बराबर यह मांग करती रहीं कि मिशनरियों को भारत जाने एवं वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल जाए। स्टूडेंट्स, जब 1793 के बाद या यूं कहें 1793 के बाद जब दोबारा 20 वर्ष बाद 1813 का आज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन्होंने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को सपोर्ट किया एंड इसी के बाद 1813 के आज्ञा पत्र में 3 धाराओं को जोड़ा गया। अब वो धाराएं कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट धारा थी वो ये थी कि किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार की पूरी छूट होगी। और जो दूसरी धारा थी वो ये थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करे। और तीसरा जो था वो यह था कि प्रतिवर्ष एटलीस्ट 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित जो क्षेत्र थे उसमें रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए खर्च किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 1813 के आज्ञा पत्र की जो धारा 43 था, यूं कहें सेक्शन 43 था, यही क्या था, यही विवाद का असली सब्जेक्ट या असली मैटर था। ओके इसमें 3 बातें ऐसी थी या 3 पॉइंट ऐसे थे जिस पर कि विवाद होने की स्थिति पैदा हो गई थी। पहला ये था कि आवंटित धन का व्यय किस प्रकार किया जाए। दूसरा था कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साहित्यिक शब्द इसमें लिखा हुआ है इस चीज से अभिप्राय केवल इंडियन लिटरेचर से है या भारतीय साहित्य से है या इसमें वेस्टर्न लिटरेचर या पाश्चात्य साहित्य भी आता है। और तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि भारतीय विद्वान की जो क्राइटेरिया है उसमें केवल भारतीय विद्वान ही आते हैं या पाश्चात्य विद्वान भी आते हैं। स्टूडेंट्स, आगे जाकर के ये जो विचारधाराएं थी ये 2 गुटों में बट गईं। एक गुट कौन सा था, प्राच्य समर्थक थे और दूसरे गुट के जो लोग थे वो पाश्चात्य समर्थक थे। ओके इसमें देखिए तो आगे जाकर के स्टूडेंट्स, ये जो प्राच्यवादी वर्ग था इसमें जो लोग थे उनका मानना था कि आज्ञा पत्र के अंदर जो साहित्य शब्द की परिभाषा दी गई है वह क्या है, भारतीय साहित्य ही है और भारतीय विद्वान की सीमा में केवल भारतीय साहित्य को जानने वाले लोग ही आते हैं। वो चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं यानी कि संस्कृत, हिंदी और अरबी इन्हीं के द्वारा भारतीय लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि भारतीय लोगों को शिक्षा देने का जो माध्यम हो ये यही भाषाएं हो, प्राच्य भाषाएं हो और भारतीय जो लोग थे उनको भारतीय साहित्य ज्ञान विज्ञान की ही शिक्षा प्रदान की जाए।
हाँ, कुछ एक ऐसे उदारवादी भारतीय थे जिनका मानना था कि भारतीय लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की सामान्य जानकारी प्रदान की जा सकती है। ओके, वही जो पाश्चात्य समर्थक थे वो लोग साहित्य शब्द से अभिप्राय पाश्चात्य साहित्य से ले रहे थे एवं भारतीय विद्वान से अभिप्राय पाश्चात्य संस्कृत या पाश्चात्य साहित्य को जानने वाले लोगों से ले रहे थे। ओके, इनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वह किस भाषा में दी जाए, अंग्रेजी में दी जाए, और भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पाश्चात्य विवाद था, इसको जब दूसरा आज्ञा पत्र आया यानी कि 1833 में, उसमें भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। जो भी शिक्षा के लिए भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए धन आवंटित होते थे, धन आते थे, वो किसी अन्य मद में खर्च हो जाया करते थे। उस पैसे से भारतीय लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। स्टूडेंट्स, 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर के भारत आया। स्टूडेंट्स, मैकाले अंग्रेजी और साहित्य का प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता और लेखक भी था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें अपनी जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उनसे यह अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञा पत्र में जो विवादित मुद्दे हैं यानी कि जो धारा 43 में जो बातें कही गई हैं जिसको लेकर के लोगों में मतभेद है, उसको सुलझाए और उसमें भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों की डेफिनेशन या उसके अर्थ को स्पष्ट करे। स्टूडेंट्स, मैकाले चूंकि एक भारतीय भाषा के अंग्रेजी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और 1813 की जो धारा 43 थी उसको बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा, समझा और जो भी दलीलें थी प्राच्य लोगों की भी और पाश्चात्य समर्थकों की भी, उसको भी सुना और अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। स्टूडेंट्स, यह विवरण पत्र हमारे भारतीय इतिहास में मैकाले की विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है और इसी को यूं कहे तो मैकाले की शिक्षा नीति भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैकाले ने जब 1813 के आज्ञा पत्र का गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया, उसमें जो 3 मुद्दे थे, कौन कौन से, धन का व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द की परिभाषा क्या है और भारतीय विद्वानों की सीमा में कौन से लोग आते हैं, इन्होंने इन तीनों मुद्दों की अपने तरीके से व्याख्या की। जो पहला मुद्दा था धन के व्यय की व्याख्या, इसमें इन्होंने कहा कि इस धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वह इसे जिस मद में चाहे खर्च कर सकती है। वहीं उन्होंने दूसरा जो मुद्दा था साहित्य शब्द की व्याख्या, उस पर उन्होंने कहा कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य यानी कि संस्कृत, अरबी आदि, हिंदी आदि भाषाओं से नहीं है, बल्कि इसमें पाश्चात्य साहित्य भी आता है। और जो तीसरा मुद्दा था भारतीय विद्वान की व्याख्या, इस पर इन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को जानने वाले यानी कि संस्कृत, अरबी को जानने वाले ही भारतीय विद्वान की सीमा में नहीं आते। जो पाश्चात्य साहित्य की जानकारी रखते हैं, ऐसे विद्वान भी भारतीय विद्वान की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अंग्रेजी साहित्य को जानने वाले विद्वान भी इस श्रेणी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43
में जो 3 विषय थे विवाद के, उनकी व्याख्या करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप के संबंध में कुछ सजेशंस दिए, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। पहला था प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। स्टूडेंट्स, लॉर्ड मैकाले भारतीय धर्म ग्रंथ को अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा हुआ मानते थे। उनका कहना था कि यहाँ का चिकित्सा शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को शर्म आएगी, और यहाँ का ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेज स्कूली लड़कियां हंसेंगी। उन्होंने यहाँ के इतिहास की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि यहाँ के इतिहास में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है और भूगोल तो हीरे और मक्खन के समुद्रों का के वर्णन से ही भरा हुआ है। ओके, सो उन्होंने ये सुझाव दिया कि संस्कृत और अरबी स्कूल कॉलेजों पर सरकारी धन व्यर्थ करना और उससे संबंधित साहित्य को पढ़ाना निरर्थक है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी धन व्यय न किया जाए, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। आप इस कोटेशन के द्वारा और इसे क्लियर समझ पाएंगे कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान को उसका अभाव है, और वे इतनी अविकसित तथा गंवारू हैं कि जब उनको बाह्य भंडार से जब तक उनको संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। ओके, इनका जो दूसरा सुझाव था वो ये था कि पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। स्टूडेंट्स, मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानते थे। संस्कृत और अरबी साहित्य को तो वे उनके आगे नगण्य ही मानते थे। उन्होंने इस कोटेशन के द्वारा इसको और क्लियर कर दिया कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ओके, इस तरह से उन्होंने ये सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। उनका जो अगला सुझाव था वो ये था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के सीमित शब्दकोश पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित और गंवारू हैं। इनका शब्दकोश इतना सीमित है कि जिसके माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना मुश्किल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार है। इनका मानना था कि जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को जान सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। अतः भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जाए तो बेहतर है। अंग्रेजी शासकों की भाषा, चूंकि उस समय जो अंग्रेजी थी वो क्या थी, अंग्रेजी शासकों की भाषा थी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। इसलिए इनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। ओके, इन्होंने कहा कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए, या इन्होंने सुझाव दिया कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए अंग्रेजी की शिक्षा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, उनके द्वारा जो अंग्रेजी साहित्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भंडार मानते थे वो, और जिसे बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने जिसकी रचना की थी, जिसको लिखा था, उसका ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए अंग्रेजी यानी भारतीयों को बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगला जो उनका सुझाव था, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था। स्टूडेंट्स,
मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था कर सके। उसने सुझाव दिया कि सरकार को केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और इस सुझाव के लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दे दिए, ताकि कोई विवाद न हो। उन्होंने कुछ तर्क दे दिया कि इसके द्वारा भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक वर्ग मीन्स अंग्रेजों के और शासित वर्ग यानी कि भारत की जनता के बीच संदेशवाहक का कार्य करेंगे। और उनका मानना था कि ये जो पाश्चात्य शिक्षा है या पाश्चात्य संस्कार है, ये जब उच्च वर्गों में चले जाएंगे तो धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके तक भी ये संस्कार या ये शिक्षा पहुंच जाएगी। ओके। और साथ साथ उन्हें एक और लाभ होगा इससे कि उन्हें अपने विभाग में कनिष्ठ स्तर के जो है कनिष्ठ पदों पर जो कर्मचारी हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ओके। उनका अगला जो सुझाव था, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। स्टूडेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो मैकाले भारत में पाश्चात्य ईसाई धर्म, पाश्चात्य यूरोपीय संस्कृति और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर भारतीयों को पाश्चात्य जामा पहनाना चाहते थे और वो इसके समर्थक थे। और उन्होंने ये कार्य बड़ी चतुरता से ही किया, क्योंकि वो जान रहे थे कि यदि इस सबके लिए सीधे और जबरन प्रयास किए जाएंगे तो इससे भारतीय अपने धर्मों की रक्षा और उनके प्रसार के लिए क्रियाशील हो जाएंगे, और दूसरी तरफ वे अंग्रेजी शासन का विरोध भी करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न दिए जाने का विकल्प हो, न दिए जाने का प्रावधान कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो उनके सुझाव रहे जो उन्होंने इन तीनों धारा 43 के अंतर्गत जो 3 मुद्दे थे उसके बेस पर कहा। स्टूडेंट्स, 2 फरवरी 1835 को जब लॉर्ड मैकाले के द्वारा विलियम एंटी के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया तो इन्होंने इसको स्वीकार करते हुए 7 फरवरी 1835 को एक ब्रिटिश सरकार की एक नई शिक्षा नीति के रूप में इसे घोषित कर दिया। स्टूडेंट्स, नीति बन गई, इस पर लोगों को सुझाव भी दे दिए गए, लेकिन जब भी कोई शिक्षा नीति आती है तो उसमें कुछ गुण दोष अवश्य होते हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इनके गुणों को पहले देख लेते हैं। मैकाले के विवरण पत्र के कुछ गुण थे और कुछ दोष भी थे, तो पहले गुणों को देख लेते हैं। प्राच्य पाश्चात्य के संदर्भ में तर्कपूर्ण निर्णय। स्टूडेंट्स, यूं तो पाश्चात्यवादियों का यही था मानना कि शिक्षा जो है पाश्चात्य माध्यम से दी जाए, और मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का ही समर्थन किया और बहुत पक्षपातपूर्ण ढंग से किया। परंतु जिस चतुराई के साथ उन्होंने ये किया उसकी एक विशेषता ही कही जाएगी, क्योंकि इस निर्णय के बाद प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था वो समाप्त हो गया। इन्होंने हमें एक और चीज बताई कि पाश्चात्य साहित्य में किस तरह की अच्छाइयां भरी हुई हैं, कितना डेवलप वहां का ज्ञान है और इसे हमें क्यों सीखना चाहिए, जो कि इनके विवरण पत्र की एक विशेषता थी। अगला जो था कि प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। तो मैकाले के समय भारत में जो शिक्षा चली आ रही थी वो बहुत रूढ़िवादी थी, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी। तो मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया अपने इस विवरण पत्र के द्वारा, जो इस विवरण पत्र की सबसे बड़ी अच्छाई थी, क्योंकि हम अपना प्राचीन साहित्य तो जानते ही थे, साथ में यदि हमें आधुनिक विज्ञान और ज्ञान की भी जानकारी हो जाए तो ये हमारी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। अगला जो था कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। तो स्टूडेंट्स, मैकाले के समय में जो हिंदू पाठशालाएं थी उसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जो मुस्लिम मकतब और मदरसे थे उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और जो ईसाई मिशनरियां थी उस तरह के जो उनके जो स्कूल थे उसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त सभी स्कूल, जितने भी स्कूल थे उसमें धर्म, किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा न दी जाने की वकालत की, जो एक भारतीय शिक्षा के लिए एक अच्छा सुझाव था।
अब इसके दोष को देख लेते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने प्राच्य साहित्य पर किसी भी प्रकार की धनराशि खर्च करने पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया। इन्होंने जो धनराशि थी वो किसी भी रूप में व्यय करने की बात कर दी, जबकि इन्होंने साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से किया और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को भी जानने वाले विद्वानों को भी इसमें जोड़ दिया। और ये सिर्फ उनके तरीके से व्याख्या दी, उनका तर्क था कि इसमें सिर्फ भारतीय विद्वान ही नहीं आते, इसमें पाश्चात्य विद्वान भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया और इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा की वकालत या पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम की वकालत की, जो ठीक नहीं था। दूसरा था प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण। स्टूडेंट्स, मैकाले ने प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का बताया, उसका मजाक उड़ाया। कहीं न कहीं ये उनकी एक द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण था उनका। अगर वो यहाँ के ऋग्वेद, यहाँ के यजुर्वेद, यहाँ के उपनिषदों का अध्ययन उन्होंने किया होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। यहाँ के भौतिक विज्ञान और चरक संहिता, आयुर्वेद विज्ञान आदि बहुत डेवलप थे उस समय में, जिसकी स्टडी उन्होंने नहीं करी और अपने अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि प्राच्य साहित्य जो है वो बहुत गंवारू है, विकसित है और ये निरर्थक है। अगला, केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुझाव अनुचित। इनका मानना था कि शिक्षा जो है केवल उच्च वर्गों तक दी जाए और उच्च वर्गों से शिक्षा छन छन करके निम्न वर्गों तक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा जो होता है वो सबका अधिकार होता है और जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और उसे किसी भी प्रकार से सीमित कर देना एक तरह से मानवाधिकार का हनन है। इस विषय में देखा जाए तो, इस संदर्भ में देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले का जो ये सुझाव था कि उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाए, तो ये क्या था? तर्कपूर्ण, तो ये क्या था? अनुचित था, बहुत ज्यादा। इसको उचित नहीं कहेंगे। अगला जो था निस्संदन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। इन्होंने कहा कि यूं तो मैकाले पहले से भी कई अंग्रेज विद्वान यह बात कह चुके थे कि कंपनी को उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर के सीख जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन मैकाले ने इस पुष्टि को तर्कपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा दिया। इनका मानना था उस समय इस तरह से इनका मानना था कि उच्च शिक्षा अगर सबको दी जाएगी तो जो धन होगा बहुत ज्यादा व्यय होगा। तो इन्होंने बड़ी चतुरता के साथ केवल उच्च शिक्षा उच्च वर्गों को देने की जो बात पहले से चल रही थी उसकी पुष्टि कर दी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि हम देखें तो जो लॉर्ड मैकाले का पत्र था उसमें अच्छाइयां कम थी, कमियां अधिक थी, लेकिन जो भी हो यह पत्र भारतीय शिक्षा या भारतीय लोगों के हित में रहा। ओके स्टूडेंट्स, आई सपोज दैट आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम सबने मैकाले की शिक्षा नीति को डिटेल में पढ़ा। स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।